हमारा है, ये हमारा है, ये भी हमारा है, ताजमहल हमारा नहीं है। पेपर नहीं मानेंगे, कागज दिखाना पड़ेगा। संभल की जमीन के नीचे से जो कुछ निकला और जो दुनिया ने देखा, हमने किताबों में पढ़ा है। योगी आदित्यनाथ संभल में, नरेंद्र मोदी केंद्र में। ये तय हो गया संभल की तस्वीरों के बाद कि अब तो वक्फ बोर्ड का बचना मुश्किल। उनकी प्लानिंग में दिक्कत ये हो गया कि उनको ये लगा कि योगी आदित्यनाथ कमजोर हो गए, जबकि आप ये समझिए 240 सांसद नरेंद्र मोदी के आए थे। वक्फ बिल अब बिल नहीं रहा, अब वो कानून हो गया है। नई सरकार मतलब मौजूदा सरकार जब भी उसका नोटिफिकेशन देगी, उस डेट से वो लागू हो जाएगा। खाता न बही, जो वक्फ कहेगा वो सही। आर्टिकल 40 जो वक्फ में शामिल था, वक्फ कानून में, ये हमारा है, ये हमारा है, ये भी हमारा है, ताजमहल हमारा, लाल किला हमारा, कुतुब मीनार हमारा, जो है वो हमारा है। ये हमारा वाला सिस्टम अब चलेगा नहीं। जो है लाइए, पेपर दिखाइए, कहां से लिया, किसको दिया, किधर जाएगा, ठीक है तो मानेंगे। नहीं है पेपर, नहीं मानेंगे, कागज दिखाना पड़ेगा। सरकार ने किया राहुल भाई आर्टिकल 40, देखिए सारा खेल केवल उस एक आर्टिकल के लिए था, लिया कूड़े में फेंक दिया। अब क्या है, ताजमहल किसका है, भारत सरकार का है, एएसआई का है। संभल वाली जामा मस्जिद किसकी है, एएसआई की है। और ये दिल्ली वाली जामा मस्जिद किसकी है, एएसआई की है। वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। तो देश के संसद भवन पर दावा है, कई सारे एमपीस के घर पर दावा है, महाकुंभ की जमीन पर भी दावा, महाकुंभ की जमीन, वो सारा खेल खत्म हो गया वक्फ के साथ। लेकिन आप जरा टाइमलाइन को याद करेंगे तो आप ये समझेंगे, ये सब कुछ आपको पता है कि वक्फ बिल बकायदा जेपीसी के पास गया था। वहां विपक्ष के सांसद, पक्ष के सांसद सब एक साथ बैठकर उस पर चर्चा कर रहे थे, बहस कर रहे थे। उस दौरान संभल में क्या हो रहा था, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हुए, उपचुनावों के बाद संभल में एक टीम जाती है, जिसको कोर्ट का आदेश था कि जाइए जरा सर्वे करिए संभल की जामा मस्जिद का। उस सर्वे टीम पर हमला होता है और उसके बाद योगी आदित्यनाथ इतने क्रोधित होते हैं कि आधा संभल खोद दिया जाता है। संभल की जमीन के नीचे से जो कुछ निकला और जो दुनिया ने देखा, हमने किताबों में पढ़ा है कि औरंगजेब सोमनाथ को बर्बाद करना चाहता था, राम मंदिर को बर्बाद उसने किया, काशी विश्वनाथ उसने बर्बाद किया। ये कहानियां हैं, इतिहास है जो लिखित है, जो हम पढ़ते हैं। लेकिन आंखों के सामने संभल से आती तस्वीर ये बता रही थी कि आक्रांता क्या करते थे, आक्रमणकारी क्या करते थे। जो लोग, जिनको लगता है कि मुगल बादशाह बड़े प्रेम से समाज को चलाया करते थे, बहुत उपकारी थे, परोपकारी थे, संभल बता रहा है कि उसके पीछे क्या कहानी छुपाने की कोशिश हुई थी। लेकिन संभल की तस्वीरों ने ही ये शायद तय कर दिया कि अब इस देश में वक्फ के उस आर्टिकल 40 की कोई जरूरत नहीं है और उसका इलाज होना ही चाहिए। और उसके बाद मुझे लग रहा है योगी आदित्यनाथ संभल में, नरेंद्र मोदी केंद्र में, यह तय हो गया संभल की तस्वीरों के बाद कि अब तो वक्फ बोर्ड का बचना मुश्किल। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रकाश भाई। देखिए, संभल के बारे में जितनी भी चर्चाएं हों उतनी थोड़ी हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, जब भी आपने योगी आदित्यनाथ को बोलते हुए देखा होगा, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि संभल एक सच्चाई है, हम उसको झुठला नहीं सकते। जो साक्ष्य वहां से मिल रहे हैं वो एकदम सामने देख करके ये बताते हैं कि किस तरीके से जो आक्रांताओं ने वहां पर जो हिंदू धर्म की जितनी भी जो परंपराएं हैं उनके साथ में खिलवाड़ किया, जो धार्मिक स्थल है उनके साथ में खिलवाड़ किया। लेकिन अब देखिए, संभल नहीं होता अगर वो मस्जिद का सर्वे करने के लिए जो एसआई की टीम गई थी, अगर उसके ऊपर पथराव ना होता तो वहां पर आसानी से केवल मस्जिद की बात होती। हमने देखा कि संभल को, जो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आधा संभल खोद दिया गया, और आप बता कह रहे हैं वो सच्चाई है। और वहां से जो योगी आदित्यनाथ तो वो डंके की चोट पर बोल चुके हैं कि ठीक है भाई, वहां बताया गया है कि इतने धार्मिक स्थल हैं, इतनों को हमने देख लिया है, अभी और बाकी है। 68 की चर्चा है, 54-56 से ज्यादा मिल चुके हैं, बाकी सरकार खोज रही है। तो वो अगर बार बार संभल का जिक्र कर रहे हैं तो बिल्कुल साफ है, संभल केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति का ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति का केंद्र बिंदु रहने वाला है। इस चीज को समझिएगा, हुआ क्या, दरअसल कैलकुलेशन में दिक्कत क्या हो गई। जिन लोगों को ये लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, 240 पर अटकने के बाद नरेंद्र मोदी, दोनों कमजोर हो गए, तो कुछ लोग क्या है, टेस्ट ले रहे थे
उपचुनाव होते हैं, उपचुनाव में बीजेपी जीतती है, उसके बाद वही ठनक है, वही हनक है कि नहीं, क्या आज भी योगी आदित्यनाथ कड़े फैसले ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि तमाम कहानी हमारे आप तक आ रही थी कि लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से केंद्रीय नेतृत्व जो है दिल्ली में बैठा वो नाराज है, तो कभी तालमेल की बात आती थी कि तालमेल नहीं है, कभी संघ नाराज है, नरेंद्र मोदी अमित शाह योगी आदित्यनाथ से नाराज है, और उसी बीच संभल की ये घटना होती है। तो इसका एक परसेप्शन ये भी था राहुल भाई कि वो कुछ ताकतें जो है योगी आदित्यनाथ का टेस्ट ले रही हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ आज भी उतने आक्रामक रवैये के साथ प्रशासन संभालेंगे, क्या योगी आदित्यनाथ वही सिस्टम रखेंगे जो सिस्टम आमतौर पे उत्तर प्रदेश की पुलिस रखती है, क्योंकि पत्थरबाजी तो पुलिस वालों पर हुई। और उसके बाद मुझे लग रहा है यही कैलकुलेशन जो है, जिन भी लोगों ने ये प्लान किया उनकी प्लानिंग में दिक्कत ये हो गया कि उनको ये लगा कि योगी आदित्यनाथ कमजोर हो गए हैं, जबकि आप ये समझिए 240 सांसद नरेंद्र मोदी के आए थे, पूर्ण बहुमत की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। देखिए, योगी आदित्यनाथ बार बार ये कह चुके हैं कि हम अगर काम कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। अभी जब वक्फ ये बिल पास हो गया था तो उसके बाद में भरी सभा में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री का धन्यवाद किया। वक्फ को लेकर के वो आज से नहीं, वो पहले से बोलते आ रहे हैं कि ये देखिए, ये कोई वक्फ बोर्ड नहीं है, ये एक लैंड माफिया बोर्ड है और इसको हम खत्म करके ही रहेंगे, आपकी मनमानी चलेगी नहीं। अब जो रही सही कसर थी वो दिल्ली से पूरी हो गई, अब ये कानून बन गया और खुली छूट मिल गई है योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता हैं जो उनके काम करने का जो तरीका है और जो उनका काम करने की पूरी जो कैलकुलेशन है, वो देखिए प्रकाश भाई किसी से छिपती नहीं है। पहले उत्तर प्रदेश में दंगे हुआ करते थे, माफियाओं का राज था, माफिया मिट्टी में मिल गए, दंगाई सारे के सारे निपट गए। और अगर दंगाइयों को निपटाने का काम किया योगी सरकार ने, अब कोई सोच सकता है क्या कि जो दंगाई हैं उनके पोस्टर चस्पा कर दिए गए चौराहों पर? हाई कोर्ट में मामला चला गया, हाई कोर्ट ने कहा कि भाई साहब आपके पास में क्या, कौन सा तर्क है, क्या कानून है, तो सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने वही सवाल पूछा, आपके पास में क्या कानून है? योगी बाबा ने कहा कानून नहीं है, बनाइए कानून। नहीं है कानून तो बनेगा कानून। यही फर्क है योगी आदित्यनाथ में और बाकी नेताओं में। योगी आदित्यनाथ की बराबरी आप कैसे कर लेंगे? देखिए, एक अपवाद 2024 के लोकसभा चुनाव का वो अलग था, और ये संभल, ये कुंदरकी, इनके तार आपस में इसलिए जुड़े हुए हैं, जियाउर रहमान बर्ग से लगातार पुलिस अगर पूछताछ कर रही है तो इसका मतलब है कि उनके तार कहीं ना कहीं उन दंगों में थे। पुलिस का दावा है, जो पुलिस सूत्र बताते हैं वो ये कि लगातार संभल सांसद उस दिन, दंगे वाले दिन, लगातार फोन लाइन पर थे और उनकी तरफ से हिदायतें दी जा रही थी। जो सूत्र बता रहे हैं कि जो जामा मस्जिद के वहां पर हेड थे उनसे लगातार वो संपर्क पर थे, जिनकी पहले गिरफ्तारी हुई है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उठाया था। विधायक कुंदरकी से जियाउर रहमान बर्की थे। आप देखिएगा पूरी की पूरी जो कहानी है, जो घटनाक्रम है, उसको समझिएगा दर्शकों, आप भी समझिएगा। भाई साहब विधायक थे, संभल से इनके दादाजी सांसद रहे, शफीकुर रहमान बर्क, और लगातार वही सांसद रहते थे वहां पे, उनका वर्चस्व चलता था। ये विधायक थे, जब वो नहीं रहे तो इनको लोकसभा लड़ने का मौका दिया गया और ये सांसद बन गए, संसद में पहुंच गए। सीट वो खाली हो गई। वो सीट जब खाली हो गई तो समाजवादी पार्टी ने इन्हीं के ही परिवार के किसी करीबी को वहां से टिकट दे दिया, और वहां की जो जनता थी उसके अंदर एक भारी रोष था कि भाई देखिए, आप हमारे ठेकेदार, हमारी वोटों के ठेकेदार आप नहीं हो सकते, इस बार आपको हम सबक सिखाकर ही रहेंगे। तो माहौल बदला और वहां पर बीजेपी 1,45,000 वोटों से जीत गई। भाई 65% मुस्लिम है वहां पर, और वहां पर बीजेपी जीत जा रही है इतने बड़े अंतर से। तो इससे आप क्या समझते हैं? इससे आप ये समझते हैं कि भाई वहां का जो वोटर है उसने वोट दिया बीजेपी को, और जब आपको अपनी जमीन खिसकती दिखाई दे रही है तो आप क्या करेंगे? आपने पूरा का पूरा वो षड्यंत्र किया। जो वकील साहब है उनको मारने की पूरी प्लानिंग थी, वो खुद आकर के कह चुके हैं इस बात को, मेरी हत्या का पूरा प्लान था। तो ये एक सुनियोजित, एक पूरी की पूरी प्लानिंग थी कि आप करना क्या चाहते थे और वहां के लोगों को भड़काना चाहते थे। जैसे आपको याद होगा, वक्त पर सरकार शायद थोड़ा और रुक सकती थी, रुक जाती, अगले सेशन के लिए एक्सटेंड कर सकते थे, लेकिन आप टाइमलाइन में इसीलिए कह रहा हूं महत्वपूर्ण है कि जब जेपीसी में मामला था, संभल लगातार चल रहा था, इसी दौरान उपचुनाव के नतीजे आते हैं, और फिर वही मैं टेस्ट कह रहा हूं कि बाकायदा टेस्ट करने की कोशिश की गई, और एक तरह से बदले का भाव, जो एक पॉलिटिकल राइवली
है दोनों ही पार्टियों में, उसको लेकर भी तरह तरह की कहानियां उत्तर प्रदेश में आई कि एक तरह से एक मैसेज देने की कोशिश थी। जो कुछ हुआ उत्तर प्रदेश के उपचुनावों के नतीजे, उसको एक वर्ग मानने को तैयार नहीं, और उसी में वो रिटेलिएशन के मूड में था, और सुबह 7 बजे के समय सर्वे टीम पर हमला हो जाता है। ये सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के प्रशासन, उनकी कार्यशैली और पर्सनली योगी आदित्यनाथ को चैलेंज था कि क्या करेंगे, देखिए क्या कर सकते हैं। बड़ी बात प्रकाश भाई ये है, देखिए ये कहा जाता है कि भाई वो बीजेपी ने कराया, समाजवादी पार्टी और जो विपक्षी पार्टी है वो बीजेपी को आरोप लगाती है बीजेपी पर कि भाई आप करा रहे हैं, ये सब आपने कराया, वहां पर पथराव, ये चाल आपकी थी। लेकिन इस बात को समझिए, वहां बीजेपी जीती है, 1,45,000 वोटों से जीती है, चुनाव खत्म हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं। अगर बीजेपी को कोई इस तरीके का काम करना था, समझने वाली बात है, तो वो चुनाव से पहले करते। नतीजे आने के बाद में जब बीजेपी जीत गई है, क्यों करेगी बीजेपी? और अगर या फिर जो कोई करा रहा है उसकी मंशा क्या है, वो क्या चाहता है और क्यों कर रहा है, उसको पता है कि भाई देखिए आज चुनाव हो गए हैं, जो नतीजे हैं वो पक्ष में आ गए हैं, लेकिन वो ऐसी सीट है वहां बीजेपी कभी जीतती नहीं है। 27 में फिर चुनाव है, 65% मुस्लिम आबादी है, तो भविष्य में तो आपको कहीं ना कहीं तो ये दिखाना पड़ेगा ना अपने वोटर्स को कि नहीं भाई देखिए आपने गलत वोट दे दी है, ये आपके लिए कुछ काम नहीं करेंगे, ये केवल आप पर आरोप लगाएंगे, ये केवल आपको दंगों में भड़काएंगे, दंगे कराएंगे। लेकिन बाबा का काम करने का तरीका अलग है, उन्होंने कहा ठीक है ऐसा कर रहे हैं आप, तो क्या कुछ नहीं हुआ संभल में, क्या कुछ हम नहीं देख रहे। दर्शकों, वक्फ बिल जो पास हुआ, अब जो कानून का रूप ले लिया, उसमें हमें आपको प्रत्यक्ष तो यही लग रहा है कि भाई केंद्र सरकार बहुत मजबूती से इसको चाहती थी, लेकिन इसमें एक नेता है जो पर्दे के पीछे से सबसे ज्यादा मजबूती से खड़ा था, वो है योगी आदित्यनाथ। चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं इसीलिए मैं बड़ा करके बता देता हूं कि भाई वक्फ बिल अब कानून है। अब जब उसको देखिएगा तो वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्ति जो है वो उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा जो सरकारी जमीनों पर दावा है वक्फ का, और जहां उत्तर प्रदेश सरकार और वक्फ बोर्ड आमने सामने है, वो है उत्तर प्रदेश। बहुत सारी जमीनें हैं, और यहां योगी आदित्यनाथ सीधे कह रहे हैं कि पेपर नहीं दिखाओगे तो नहीं बचोगे। कोई भी सरकारी जमीन है, सरकारी मॉन्यूमेंट है, और उसको आप कह दीजिएगा कि हमारा है, हम नहीं सुनेंगे। जायज पेपर लेके आइए और लेके जाइए, नहीं तो खाली करिए। अब आप इसको ये समझिएगा, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा मजबूत मुख्यमंत्री के लिहाज से भी अगर बीजेपी के किसी नेता को देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ। इसी दरमियान संभल से जो तस्वीरें आई, ये बीजेपी के अंदर ये मैसेज गया कि इस देश में कुछ ताकतें हैं जो आपकी ताकत का वो कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप अब भी ये कर सकते हैं, क्या अपने प्रशासन को उसी तरह से अब भी कठोर रख सकते हैं क्या? क्योंकि आपको पता है कि लगातार कुछ लोगों ने तो ये कह दिया कि अयोध्या के राजे फलाने जी, अभी वो राजा जी भी अयोध्या में राम मंदिर के सामने गए हुए थे प्रणाम करने। तो जब नैरेटिव का खेल इस तरह से गढ़ा जाने लगा तो बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप को भी लगा, क्योंकि बार बार कुछ नेताओं ने तो यहां तक दावा कर दिया कि चंद्रबाबू नायडू चले जाएंगे, नीतीश कुमार चले जाएंगे। 240 वाली सरकार ने ठान लिया कि नहीं, ये हम करके रहेंगे। दूसरा, अगर ये सब नहीं होता और वक्फ बिल कानून के रूप में भी नहीं आता, तो भी आर पार के मूड में थे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ तो पहले ही कह चुके थे कि भाई देखिए ये लैंड माफिया है, ये उत्तर प्रदेश में तो बर्दाश्त होगा नहीं। जितने भी जिलाधिकारी हैं उनको वो आदेश पहले ही दे चुके थे कि भाई जो भी अगर कोई दावा करता है तो उसे कागज मांगिए। कहाँ है कागज? देखिए ये पता तो था, अब कहने वाले तो कुछ भी अरे भाई, कहते रहे। जो ईंट पत्थर फेंके गए संभल में, उन्हीं ईंट पत्थरों से वहां पर थाना बना दिया, उन्हीं का इस्तेमाल हुआ है राहुल भाई, उन्हीं ईंट पत्थरों का। बताइए पत्थरबाजों को अंदाजा नहीं होगा कि वो योगी आदित्यनाथ की मदद कर रहे हैं। देखिए सरकार का खर्चा बचा हुआ। संदेश कितना बड़ा जाता है, संदेश देखिए ना आप, कि हमने सोचा कि भाई हम कानून बनाएंगे इस तरह का कोई, ये जो इतनी सारी की सारी जो छूट दे रखी थी कानून में आपने, ऐसा नहीं चलेगा। ये संदेश अगर देना चाहती है सरकार, और वो भी ऐसी सरकार है जो कि घटक दलों के साथ में मिलकर के चल रही है, उसके बावजूद अगर आप इतना बड़ा मन दिखा रहे हैं, इतनी बड़ी नियत आपकी है कि आप इसको कर सकते हैं, कोई छोटा संदेश है नहीं। और ये आज की बात नहीं है, वही मैं कह रहा हूं, लोग तो भले ही कुछ भी कहते हैं, भाई केंद्र के और राज्य के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। सबसे ज्यादा जो जमीन है वो उत्तर प्रदेश में है। बाबा लगातार इसके खिलाफ मुहिम उन्होंने पहले से ही खोल रखी थी। ये चर्चा हुई कि भाई इसका खात्मा करना है चाहे कुछ भी हो जाए। केंद्र और राज्य के बीच में
एक बातचीत होती है, अलग अलग लेवल पे तैयारी, अलग अलग लेवल पर तैयारी होती है। और जितने भी एनडीए के घटक दल हैं, पहले उनको बुलाया गया है, उनको बैठा करके समझाया गया है कि भाई साहब छोड़िए ये राजनीति जो विपक्ष कर रही है उसको छोड़िए, बातों को समझिए, इससे क्या परिणाम होंगे, इससे क्या बदलाव होंगे। यही वो कारण है कि अब देखे, करना होता पहले ही कर लेते। विपक्षी नेता इतनी छाती पीट रहे थे, वो पहले ही कर लेते, क्या जेपीसी के पास भेजने की जरूरत ही क्या थी। जेपीसी के पास में भेजा गया इसीलिए क्योंकि पता था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। गया ना सुप्रीम कोर्ट में, कितनी याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, सुनवाई उस पर होने वाली है। ये पहले से ही पता था। तो देखिए कोई भी ऐसा लूपहोल नहीं छोड़ना था, कोई कमी ऐसी नहीं छोड़नी। केंद्र सरकार, मौजूदा सरकार इसको दोनों ही लोकसभा राज्यसभा में पास करवा सकी, इसीलिए करवा सकी क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक प्रॉपर पिक्चर लोगों के सामने दे चुके थे कि वक्फ बोर्ड करता क्या है, इसका काम क्या है। कहीं कोई हॉस्पिटल, कहीं कोई विद्यालय, कहीं कोई मदरसा, क्या करता है? कहीं कुछ नहीं। कहीं कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन जमीन इतनी सारी है, दुनिया भर के सरकारी जमीनों पर दावा है। 2 स्तरों पर तैयारी। मैंने फिर आपसे कहा कि वक्फ बोर्ड जो हुआ वो तो हमें आपको दिखता है कि केंद्र सरकार करा ले गई, लेकिन इसकी पटकथा जो है वो उत्तर प्रदेश में लिखी गई है। और यहीं से यह तय हो गया, ऐसा मैं समझ कर चल रहा हूं कि भाई इसको करना है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें संभल से आई और जिस तरह की कहानी संभल से जुड़ करके आई, उसके बाद वक्फ बोर्ड, भाई इस देश में, जिस देश में एक मजहब के नाम पर अलग देश ले लिया गया, वहां एक आप समुदाय को दे रहे हो, अलग से वोट दे रहे हो, और वहां अधिकार के नाम पर यह कि जहां जो आप कह देंगे उसमें कहीं कोई सुनवाई नहीं है, और आपने जो कह दिया वही अंतिम सत्य है, और उसमें इस देश का आम नागरिक परेशान हो रहा है, वो चाहे गरीब मुसलमान ही क्यों ना हो। सरकार ने तय किया कि ये और बदमाशी, ये जो लैंड माफिया चल रहा है, ये और होने नहीं देंगे। तो योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले में पर्दे के पीछे से एक नायक कह लीजिए, सुपरस्टार कह लीजिए, या जिसने इस पूरे मामले को सबसे ज्यादा ताकत दी, जहां केंद्र सरकार ये मन बना पाई कि नहीं, इसको अभी करना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आ रहा है और सबसे ज्यादा संपत्ति भी उत्तर प्रदेश में। आप नहीं करते तो उत्तर प्रदेश की सरकार ही आर पार के मूड में थी। सरकार तो आर पार के मूड में पहले से ही थी। और देखिए सबसे पहले जो रिएक्शन आया वो तुरंत योगी आदित्यनाथ का आया। भाजपा की और भी सरकारें हैं और भी मुख्यमंत्री हैं, इस तरीके से आदेश देते हुए आपने किसी को नहीं देखा होगा। जैसे तुरंत योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दिए, लिस्टिंग करो कि भाई तुरंत एकदम लिस्ट निकालो, किसके पास क्या है, क्या प्रमाण है। जिला अधिकारियों को तुरंत आदेश दे दिया कि भाई आप देखो, वो जो जहां संभल में जो नया वाला थाना बना है, उसको वक्त ने कहा कि हमारी जमीन है। हाँ ठीक है भाई, पेपर दिखाओ, कहाँ पेपर लाओ। तो जिनको वक्त बता रहा था कि इनसे हमने लिया, इनसे हमने लिया, तो जमीन के मालिकान पहुंचे, बोले नहीं जी हमारी तो नहीं। बोले किसकी है? बोले पता नहीं जी। तो तुम्हारी कैसे हुई? मतलब लोगों ने कैसे कहा तुम्हारी? अरे नहीं, हमारे अब्बू वहां पर गाय भैंस बंधी होती थी तो वो देखा करते थे, निगरानी करते थे। तो वक्त की कैसे हो गई? ये पूछा गया। बोला नहीं जी हमारी तो नहीं है, सरकारी जमीन है। जिसको बताया गया जमीन का मालिक, वो वैसी साहब पेपर दिखा रहे थे, वो बोल के चला गया नहीं जी हमारी जमीन नहीं है, और अब उस पर पुलिस थाना बनकर तैयार है। दूसरी कहानी यह है राहुल भाई कि अब जिस संभल से कहानी हमने क्यों जोड़ी, संभल की जो जामा मस्जिद है उसका नाम बदलने जा रहा है, और ये तब हुआ है जब देश में अब वक्फ का नया कानून अभी कुछ दिनों में लागू कर देगी सरकार। एएसआई जो है, जामा मस्जिद का नाम जो है राहुल भाई, जामा मस्जिद से जुमा मस्जिद करने जा रही है। बकायदा साइन बोर्ड सब कुछ तैयार है, वहां लग जाएगा। तो ये संदेश ही नहीं, संदेश ही तो है, संदेश नहीं तो और क्या है। अब आप देखिए, सीधी सीधी सी बात है, आप क्या करना चाहते हैं? विपक्षी नेता लगातार इस चीज को मुहिम बना रहे हैं कि भाई देखिए बीजेपी एक खास समाज को टारगेट कर रही है। बीजेपी का ऐसा कहना है, या फिर जो उनके घटक दल हैं उनका ऐसा कहना है कि ऐसा थोड़ा ही है कि भाई देखिए हम तो जो पिछड़े मुस्लिम हैं हम तो उनका साथ दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई हमारी जो योजनाएं चल रही हैं उसमें केवल जो बहुसंख्यक समाज है केवल वही उसका लाभ ले रहा है। तो हम तो जो पिछड़े हुए मुस्लिम हैं हम तो उनकी आवाज बन रहे हैं, हम उनकी ताकत बन रहे हैं। ये जो कुछ जो पूंजीपति लोग हैं जो कुंडली मार के बैठे हैं, ये लगातार अमीर से अमीर हुए जा रहे हैं। अब आप समझिएगा कि नाम भी कहां बदला जा रहा है। संभल, संभल में क्या कुछ हुआ दुनिया जान रही है। इंटरनेट लिखिएगा तो इतनी कहानी आएगी कि एक दिन में पढ़ पाना मुश्किल है। नाम भी संभल ही बदल रहा है। पहले जुमा मस्जिद कौन कर रहा है? एएसआई कर रही है। एएसआई कौन है? सरकारी संस्थान है। क्या मैसेज है?
खाता ना बही, जो वक्त कहेगा वही सही, अब चलेगा, सरकार के हिसाब से चलना पड़ेगा, यही बात है। बिल्कुल सरकार के हिसाब से चलना पड़ेगा, और जो कुछ पहले हुआ ये भविष्य में ऐसा होता रहेगा, आप ये सोच नहीं सकते। हाँ। देखिए फर्क होता है, मैं वही कहता हूं 2014 से पहले कोई भी सरकार ये कभी सोच ही नहीं सकती थी कि हम ऐसा कोई कानून बना सकते हैं। डरते थे लोग, 370 को छेड़े, बोले भी क्या, अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वक्फ के बारे में अगर कुछ बोल दिया तो क्या हो जाएगा, बोला नहीं है। ये वो वाला हिसाब है, पाकिस्तान कहता था कि ऐसा करेंगे तो हमारे पास न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर है, दो बार घुस के मार के आ गए, रखा हुआ है न्यूक्लियर। दिवाली का पटाखा थोड़ी है छोड़ देंगे, हर बात पे डराते थे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लोग कर दिया बस। तो योगी आदित्यनाथ ने, आप, मैंने यही वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा कि जो नायक आपको दिख रहे हैं वक्फ वाले, उनमें एक और नायक है, उत्तर प्रदेश वाले, क्योंकि वक्फ की लड़ाई जो केंद्र में चल रही थी वो तो चल ही रही थी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अलग से लड़ रहे थे। और पहला प्रभाव जो है वो भी हम देख रहे हैं कहां, संभल में। तो संभल 2027 तक कहीं जा नहीं रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र संभल ही रहने वाला है, और इसमें रहेंगे योगी आदित्यनाथ।